हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल मुझो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंट DP सेंसर। आज हम DP सेंसर के ऊपर वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात पे बात करते हैं कि आखिर ये DP सेंसर काम क्या करता है, इसको लगाने का क्या रीज़न है और ये किस प्रकार काम करता है और हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हमें इसका काम मालूम पड़ेगा, तभी तो हम इसका खराबियों को जल्दी पकड़ सकते हैं कि अच्छा ये खराबी आ रही है, मतलब इसके इस चीज़ में ये प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम इसके काम के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। इसको समझने के लिए पहले हमें ATS को समझना पड़ेगा, जो हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, सिलेंसर होता है। हम उसका थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं और पहले हम ये देखते हैं कि DP सेंसर वहाँ कहाँ पर लगा होता है और उसका काम क्या होता है। उसके ऊपर फिर हम इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर भी बात करेंगे और इसके संबंधित आने वाले फाल्ट कोड जब आप देखेंगे तो ये सिस्टम आप समझ जाएंगे, तो फाल्ट कोड आपके तुरंत ही दिमाग में आएंगे। हाँ, इस फाल्ट कोड में ये चीज़ की प्रॉब्लम होगी, आप सीधे ही जाके वही चीज़ को करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंजन हो गया। ये हमारा इंजन हो गया। इंजन में से जो हमारा धुआं निकलेगा वो धुआं पाइप के द्वारा हमारा ATS तक आ गया। ये हमारा पूरा ATS हो गया। ये हमारा पूरा ATS हो गया, यानी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, इंजन में से धुआं आया, पाइप के द्वारा जब हमारा सिलेंसर के अंदर जाएगा तो पहला जो पार्ट होता है वो हमारा DOC होता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये वो होगा उसके हम DPF बोलते हैं, यानी डीजल पार्टिकल फिल्टर। और तीसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा मिक्सर चैम्बर, और लास्ट में हमारा SCR में से होता हुआ हमारा धुआं बाहर निकल जाएगा। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारा कहाँ पर कौन सा सेंसर लगा होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पहले इनके जो इसके ऊपर जो सेंसर लगते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो हमारा ATS है इसके ऊपर लगने वाले टेम्परेचर की बात करते हैं। ये हमारा एक ETM है, यानी एग्जॉस्ट टेम्परेचर मॉड्यूल। यह हमारा बेसिकली इशू से 4 पिनों से कनेक्ट होता है। 4 पिनों में एक हमारा 24 वोल्ट आता है, एक में अर्थ आता है, 2 हमारे कैन वायर हो गए हैं। हमारे इन्हीं चारों के टेम्परेचर ही कैन वायर द्वारा इशू को मालूम पड़ जाएंगे कि यहाँ का टेम्परेचर कौन सा है, यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना और वहाँ का कितना है। तो ये टेम्परेचर कहाँ कहाँ का नापता है। जैसे हमारे इंजन में से धुआं आएगा वहाँ का टेम्परेचर ये नोट कर लेगा और इसको देगा, ETM को देगा, और ये वो कैन वायरिंग के द्वारा इशू को दे देगा कि DOC से पहले जो इंजन में से हमारा धुआं आया वो धुआं का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके बाद धुआं इस DOC में से होते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ का टेम्परेचर फिर नापा जाएगा कि अब यहाँ पर कितना टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद जो धुआं है हमारा वो हमारा DPF में से निकलेगा और जहाँ पर चेक किया जाएगा कि जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना है वो दिया जाएगा इसको, और ये कैन वायर के द्वारा आगे पहुँचा देगा। और चौथा हमारा जो होगा वो हमारा जब लास्ट में SCR में से जब धुआं बाहर निकलेगा वहाँ पाइप में लगा होता है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, वो ETM को ये सिग्नल देगा और वो कैन वायर द्वारा इशू को दे जाएगा। तो ये अलग अलग 4 जगह के टेम्परेचर करते हैं। इसे हम बोलते हैं T4। ठीक है, ये हमारा नाम के द्वारा इसको T4 टेम्परेचर बोलते हैं। कि ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको T4 वाला टेम्परेचर चेक करना है तो आपको ये समझ जाना है हमें इससे और जहाँ तक का टेम्परेचर चेक करना है कि वायर या सेंसर चेक करना है। इसे हम बोलते हैं T5। 45 लिख दिया, सॉरी, T5। ठीक है, यानी 5 नंबर टेम्परेचर हो गया। इसको बोलते हैं T6 और इसे बोलते हैं T7।
T7। तो ये 4 टेम्परेचर लगते हैं हमारे टोटल। ये DOC से पहले का टेम्परेचर नापेगा, और DOC का अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे एक्चुअली में DOC का काम क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे इंजन में धुआं कब बनेगा, जब हमारा या तो डीजल बचेगा या ऑक्सीजन बचेगा। अगर हमारे इंजन के अंदर पूरा डीजल नहीं जला और उसका कुछ वो डीजल बिना अनबर्न डीजल जो आ जाए बच जाएगा, वो हमारा यहाँ पर आएगा और वो डीजल DOC के अंदर जलेगा, ताकि हमारा आगे सिस्टम में वो जो धुआं है वो ना जाए। क्योंकि अगर कच्चा धुआं बाहर बिना जला हुआ जो डीजल है बाहर जाएगा तो गाड़ी क्या करेगी, वाइट स्मोक देगी। ठीक है, तो इंजन में से कोशिश ये करी जाती है कि यहाँ पर डीजल बचे ही नहीं। फिर भी अगर यहाँ पर कोई डीजल बच जाता है तो जो DOC होता है, इसका जो मेटल होता है वो होता ही इसी प्रकार है। जैसी जो धुआं इसमें से जाएगा, इसका जो वो तो मेटल होता है इस तरीके का बनाया हुआ, वो उसमें धुएं में से डीजल को सोख लेगा। जब इसके पास डीजल की मात्रा ऐसे सोखते हुए ज़्यादा हो जाते हैं तो ये उसको बर्न कर देता, यानी जला देगा, तो वो डीजल यहीं के यहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर आप कभी भी देखेंगे डाटा के अंदर तो ये हमेशा ध्यान रखना, हम सिर्फ एक चेक करने के तौर पे बता रहे हैं। डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर अगर आपको 200 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है, 200 डिग्री यहाँ का हमारा टेम्परेचर है, तो अगले में आपको यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 100 डिग्री का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आपका 100 डिग्री से तक का डिफरेंस आप देखोगे तो मिल जाएगा। कारण क्या होता है, क्योंकि जो हमारा बचा हुआ डीजल आ रहा है वो इसी के अंदर ही जल रहा है। जब यहाँ पर जलेगा डीजल तो जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये जो धुआं जहाँ पर पहुँचेगा वो धुआं टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिलेगा। इसलिए इन दोनों के आपके टेम्परेचरों में डिफरेंस मिलेगा आपको। उसके बाद हमारा ये DPF में से होता हुआ जाएगा, तो ये लगभग आपको दोनों ही टेम्परेचर सेम मिलेंगे, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ % का डिफरेंस मिल सकता है। और उसके बाद जो आगे जाएंगे तो यहाँ भी आपको कुछ % का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या उतना भी हो सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। जहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ यही है कि DOC का काम क्या होता है। DOC का मेन यही काम होता है, जो इंजन के अंदर हमारा डीजल जलने से बच गया है वो यहाँ पर आके जलेगा, जहाँ पर हमारा वो पूरा डीजल जो बचा हुआ था ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ही DOC को यहाँ पर लगाया गया है कि जो इंजन में से डीजल बच जाए उसको यहाँ ख़त्म कर लें। और इसलिए यहाँ के टेम्परेचर देखे गए हैं। अगर इनके टेम्परेचरों में डिफरेंस नहीं आएगा, मान लीजिए हमारे यहाँ 100 है और जहाँ भी अगर हमारा 100 ही आ रहा है, जहाँ 200 है हमारा यहाँ भी 200 ही आ रहा है टेम्परेचर, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जो हमारा डीजल है इसके अंदर जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा, क्या ये ख़राब हो गया या क्या वो हो रही है। टेम्परेचर में दोनों में डिफरेंस होना ही चाहिए, नहीं होगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना हमारे DOC के अंदर डीजल बर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा टेम्परेचर का काम कि हमें हर जगह का टेम्परेचर चेक करना है। दूसरा, जहाँ का तो टेम्परेचर हमें समझ में आ गया कि यहाँ का हमारा टेम्परेचर जो होगा, जब डीजल इसमें जलेगा तो आखिर यहाँ आग लगेगी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर देने का क्या फ़ायदा हुआ, इसका एक फ़ायदा ये है, अगर मान लीजिए हमारा ये DP सेंसर पूरा चौक हो गया है, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से हमारा धुआं आएगा, ये चौक हो गया तो आगे नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे ही दबाव क्रिएट होगा, जहाँ पर का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। और जहाँ
पर धुआं यानी निकलेगा तो सही, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ना। यहाँ पर अगर धुआं कम पहुँचेगा तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल टूट जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लें यहाँ पर 200 डिग्री का टेम्परेचर बताने लग गया, 100 का डिफरेंस आ गया, तो इशू को ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे डीपी सेंसर, ये जो डीपीएफ है, ये चौक हो गया है, जो हमारा प्रेशर जहाँ तो ज़्यादा वहाँ कम हो रहा है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर दिया गया है कि ताकि हमें ये मालूम पड़ता रहे हमारे डीपी सेंसर चौक तो नहीं हो गया है। अगर ये चौक नहीं होगा, क्लियर ही सारा हवा निकल जाएगी, तो हमारा जितना टेम्परेचर जहाँ है लगभग उतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर यहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ का ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा चौक है। जब धुआं यहाँ आता नहीं जा पा रहा है तो दबाव यहीं पे रुका रहेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसलिए ये टेम्परेचर का काम है हमारा कि यहाँ पर ये चौक है या नहीं है उसका मालूम पड़ जाए। और लास्ट का टेम्परेचर हमारा इसलिए दिया गया हुआ है कि जो हमारा नॉक्स होता है वो एक लेवल पे जाके ही हमारा नॉक्स बनता है, लगभग 270-300 के आसपास बनता है। तो हमें यहाँ पर भी वो टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो मतलब हमारा नॉक्स पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है एससीआर के अंदर, इसलिए वो हमारा टेम्परेचर दिया गया है। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा डीओसी का क्या काम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे डीपी सेंसर का क्या काम है। ये हमारा ईएमपी सेंसर है, यानी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। जहाँ से जो हमारा इंजन में से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं का दबाव कितना है, यानी वो कितने प्रेशर से निकल रहा है, जिसकी जानकारी इशू को दी जाती है। दूसरा हमारा होता है डीपी सेंसर, जो हमारे यहाँ पर लगता है। ये पाइप के द्वारा, जहाँ से पाइप जोड़ के डीपी सेंसर को, एक डीपी सेंसर डीपीएफ के चालू होने से पहले और उसके ख़त्म होने के बाद में हमारा ये दोनों पाइप सेंसर में दिया जाता है और सेंसर हमारे इशू को सिग्नल देगा। अब बेसिकली होता क्या है, जहाँ से हमारा इंजन निकला, इंजन का धुआं निकला है, इंजन में से हमारा धुआं निकला, इस सेंसर ने, हम पक्का नहीं बता रहे हैं कितना होता है, हम एक समझने के तौर पे यहाँ पर एक ले लेते हैं। मान लीजिए इसने हमें बता दिया कि जहाँ से जो धुआं निकल रहा है उसका 50 केपीए का दबाव जा रहा है। ठीक है, जहाँ से उसने बता दिया कि इंजन में से जो धुआं निकला हमारा 50 केपीए का दबाव है धुएं का, हमारा यहाँ पर आया। अब सपोज करिए कि यहाँ पर अगर हमारा सिलेंसर लीक हो जाता है, ठीक है, हमारा सिलेंसर का पाइप यहाँ से लीक है, तो जब हमारा जो धुआं है वो यहाँ पहुँचेगा और ये सेंसर उसको नापेगा, और जहाँ भी हमारा, क्योंकि वहाँ से हमारा 50 केपीए चला था, तो जहाँ भी हमारा 50 केपीए धुआं जो है वो पहुँचना चाहिए, केपीए, ठीक है, इतना दबाव पहुँचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर लीक हो गया, तो हमारा धुआं यहाँ पर रिलीज हो गया, तो जहाँ पर हमारा पूरा प्रेशर नहीं पहुँचेगा, कुछ ना कुछ हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 35 ही पहुँचा है, ठीक है, तो इशू को मालूम पड़ जाएगा कि इंजन में से निकलने वाला जो प्रेशर है वो कम है और डीपी सेंसर ज़्यादा है, और डीपी सेंसर के पास कम पहुंच रहा है। वो इसी से डिसाइड कर लेगा, हमें फॉल्ट कोड दिखा देगा कि कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, आप उसे चेक कीजिए। वो कौन से फॉल्ट कोड होंगे हम उनके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम ये मैटर में देख रहे हैं कि एक्चुअली में हमारे ये टेम्परेचर सेंसर के डीपीएफ सेंसरों के इनके काम क्या है, ये किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हमारा कहीं भी लीक नहीं है, हमारा 50 केपीए तक का यहाँ तक प्रेशर गया और हमारा यहाँ भी 50 केपीए ही हमें मिल गया। इस फिगर को पक्का नहीं समझना है, हम सिर्फ एक समझने के तौर पे एक संख्या ले ली है ताकि हमें समझ में आए। अब अगर हमारा यहाँ 50 केपीए, तो इसके बाद में जो यहाँ पर आना चाहिए, जहाँ भी हमें 50 केपीए का प्रेशर मिलना चाहिए, ठीक है ना।
अगर हमारा ये जो फिल्टर है ये चौक हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा चौक हो गया, बुरी तरीके से ये चौक हो गया, तो होगा क्या, प्रेशर यहाँ से आया 50 kPa का, लेकिन पूरा वहाँ जा नहीं पाया और यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रेशर टूट जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें 25 kPa तक का प्रेशर मिला, तो इससे इशू क्या जाहिर करेगा, हमारा डीपीएफ सेंसर चौक हो गया, रीजनरेशन की ज़रूरत है। तो वो फिर रीजनरेशन चालू करेंगे, जो उस रीजनरेशन क्या होता है, हमारे इसी फिल्टर को जो चौक हो जाता है, इसकी सफाई को ही रीजनरेशन बोलते हैं। इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो इशू इसी से ही डिसाइड कर लेता है कि इसके अंदर सूट की वैल्यू बढ़ गई है, ये चौक हो गया, जो हमारा प्रेशर पूरा जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये इसी डिफरेंशियल को चेक करेगा। तो ये वाला प्रेशर और इस प्रेशर सेंसर का क्या काम हुआ, हमारे ये बीच की लाइन कहीं पर वो टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ये जहाँ का लीकेज का भी हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर हमारा ये यहाँ पर लीक हो गया, जहाँ से इंजन में से धुआं आया पूरा का पूरा वातावरण में चला गया, तो प्रदूषण तो वैसे ही फैल गया ना, फिर हमें इतने सिस्टम लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इसलिए हमें यहाँ का प्रेशर नाप के और यहाँ से प्रेशर को हम डिफरेंस नापते हैं कि हाँ हमारा कहीं लीक नहीं है, तो उसे हमें रोकना पड़ेगा। अगर लीक होगा तो हमें फॉल्ट कोड दिखा देगा। उसके बाद हमने यहाँ का प्रेशर मालूम कर लिया, उसके बाद इसमें से ये हमारा चौक तो नहीं हो रहा है, उसके लिए इसलिए हमें यहाँ का भी प्रेशर नापना पड़ेगा। उसी से हमें मालूम पड़ेगा कि ये हमें रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। नहीं तो फिल्टर का हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये चौक हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है ना, आप डीपी सेंसर का काम अच्छी तरह समझ चुके हैं और वो इस सेंसर का भी काम समझ चुके हैं। ये दोनों आपस में मिलके ही काम करते हैं और ये प्रेशर का ऐसे ही मालूम पड़ता है हमें कि हमारा डीपीएफ सेंसर जो है ये किस कंडीशन का है, रीजनरेशन के लायक का हो गया, ये चौक तो नहीं हो रहा है। चलिए अब हमारे नॉक सेंसर बचे हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हालांकि वैसे ये डीपी सेंसर ऊपर की साइड में लगते हैं, अगर हम वहाँ लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, इसलिए हमने नक्शे के समझने के तौर पे नीचे कर लिया है। एक हमारा यहाँ पर ही, वैसे तो ऊपर की साइड में लगता है, हम जगह जहाँ आए तो यहीं बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉक सेंसर लगेगा, ये हमारा नॉक सेंसर हो गया। ये क्या करेगा, यहाँ से आने वाले सारे धुएं को चेक करेगा कि धुएं में जो जो गैसें हमें ख़त्म करनी है वो उनकी मात्रा क्या है, कि इसके अंदर डीजल की मात्रा भी है क्या, ऑक्सीजन की मात्रा भी है क्या। तो सारी चीज़ों को वो चेक करके इशू को इन्फॉर्मेशन देगा, हाँ इशू इंजन में से निकलने वाले धुएं में इतना है। सब कुछ काम होने के बाद में जब यहाँ पर धुआं निकलेगा तो फाइनल ये रिपोर्ट देगा हमें इशू को दूसरा नॉक सेंसर के हाँ इस टाइम जो धुआं निकल रहा है वो इतना निकल रहा है। तो ये भी हमारा नॉक सेंसर हो गया, नॉक सेंसर, ठीक है। इसको आप इन नॉक सेंसर भी बोल सकते हैं, जो हमारा धुआं होता है तो इसको आप इन वाला भी बोल सकते हैं समझने के लिए, और उसको आउट वाला नॉक सेंसर बोल सकते हैं कि हमारा जहाँ से निकलता है। तो ये दो नॉक सेंसर हो गए हमारे, इनके काम वही हैं, यहाँ से धुएं की क्वालिटी कितनी है और वहाँ पर कितनी है, इशू को खाली रिपोर्ट देना, बाकी काम इशू जाने उसका काम जाने, इनका काम खाली रिपोर्ट देने का हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मिक्सर चैम्बर में हमारा जो होता है, जो धुआं निकल डीपीएफ के बाद में जो धुआं आया है, यहीं पे हमारा नोजल लगेगी यूरिया वाली, ठीक है। ये भी डायरेक्ट यहीं पे ही लगती है नोजल, आपने सभी जानते ही होंगे, जिसे डोजिंग वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डोजिंग वाल्व हो गया। ये हमारा डोजिंग वाल्व हो गया। धुएं में जब डीपीएफ सेंसर के डीपीएफ के बाद में जो धुआं निकलेगा मिक्सर चैम्बर में, ये एक तरह का घुमावदार जाली टाइप की होती है, जैसे धुआं प्रेशर से आएगा वो एकदम ही घूमेगा, वहीं पे हम यूरिया का स्प्रे कर देंगे,
और धुआं वहाँ पर घूमेगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा और एससीआर में जाके वो जो भी हमारा नॉक्स निकल रहा है उसको कन्वर्ट करता है, यानी उस गैस को टुकड़ों में तोड़ देता है, उसका मान बदल जाता है और जो बाहर निकलता है वो हमारा वाटर और एमोनिया वगैरह और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर लगभग 70-80-75 % के आसपास होती है, तो वो हमें नुकसान नहीं करती है। तो डोजर का ये काम है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे जब इसके ऊपर आएगी। अभी हम डीपी सेंसर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर सेंसर के ऊपर भी बात करेंगे। इसके बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। अभी हमने ये मोटा मोटी काम के ऊपर डिपेंड बात कर ली है कि हमारा ये सिस्टम काम करता किस प्रकार है, कौन कौन सा सेंसर कहाँ पर किस प्रकार लगा होता है। सिस्टम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम एक काम वो करते हैं कि जो हमारा डीपी सेंसर के ऊपर मैटर है, अब हम ये सारा हटा के और ये डीपीएफ से को चेक को और अंदर गहराई में जाते हैं और देखते हैं ये अंदर से किस प्रकार होता है और इसके अंदर जो सूट होता है किस प्रकार रुकता है। हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं। चलिए हम इसे एक बार साफ कर लेते हैं और डीपी सेंसर सिर्फ डीपीएफ को ही बड़े में बना के और उस पर और डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा डीपीएफ है, डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। बेसिकली ये देखने में अंदर से कुछ इस प्रकार होगा। हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया ताकि हमें समझ में नहीं आए। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारा एक जो छेद है वो हमारा यानी खुला, एक बंद है, खुला है, बंद है, खुला और बंद है। दूसरा हमारी तरफ अगर यह हमारा इन वाला होगा, धुआं हमारा यहाँ से आएगा और यहाँ से निकलेगा हमारा। तो इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो एक चालू है, बंद है, चालू है, बंद है, ये इस प्रकार। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा धुआं आएगा, हमारा मान लीजिए इसमें इसके अंदर हमारा धुआं आया, धुआं आएगा क्या होगा, यहाँ टकराएगा, आगे जगह तो नहीं है, तो हमारा जो धुआं है वो ये भी एक कागज़ का वो है, इसमें से निकल के और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारे इसमें से भी गया धुआं और यहाँ तो आगे हमारी जगह है ही नहीं है, वो धुआं क्या करेगा, इधर आ जाएगा। ठीक, और इधर चला जाएगा, यहाँ से हमारा बाहर आ जाए। तो हर उसमें हमारा इसी प्रकार होगा, ये आगे बंद है तो धुआं इधर जाएगा और इधर आके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हर जगह हमारा इसी प्रकार से चलेगा। तो धुआं हमारा इधर भी आ गया, इसमें से होता हुआ और इसमें से होता हुआ इधर से होकर हमारा ये धुआं सारा बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या, बेसिकली जहाँ से धुएं में हमारा जो कार्बन हो, जो राख होती है, वो क्या होगी, वो जहाँ पर आई है इसमें तो कोई जगह है नहीं, वो इस कागज़ में से हमारे फिल्टर में से जब हवा निकलेगी तो वो हमारे जो पार्ट होते हैं वो यहीं पे चिपके रह जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा एयर फिल्टर आपने देखा होगा, एयर के साथ में जो डस्ट आती है, मट्टी, वो बाहर ही रुक जाती है और कागज़ में से साफ हवा निकल के हमारे इंजन में चली जाती है। सेम वही चीज़ इसमें है। जो हमारा राख आती है, जो वो काले कलर के वो पर्टिकुलर होते हैं, वो हमारे यहीं पे इसके साथ में जमता चला जाएगा। ठीक है, हर उसमें हमारा, इनको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ये यहीं पे हमारे जम जाएंगे। हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं ताकि समझने में सही रहे। तो हमारा हुआ क्या, जैसे धुआं इसमें आया, हमारा जो कार्बन है वो वहीं यहीं पे रुकता चला जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा सभी में ही। इसमें भी धुआं अंदर आएगा तो ये यहाँ पर वो हमारा सूट जो है वो रुकना चालू हो जाएगा और हमारी जो धुआं है वो साफ होके और यहाँ से हमारा आगे चीज़ों के लिए मिक्सर चैम्बर में से होता हुआ बाहर के लिए निकल जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ से कार्बन आता जाएगा और यहाँ पर जमता चला जाएगा। अब हमारा यहाँ पर डीपी सेंसर लगा हुआ है। ये हमारा एक डीपी सेंसर का पाइप ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डीपी सेंसर हो गया और दूसरा पाइप हमारा यहाँ से आ गया। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा ये पूरा जो गैलरी है वो चौक हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी जो गैलरियाँ हैं ये हमारी क्या होगा,
चौक होने लग जाएगा। जैसे धुआं इस गैलरी में जाएगा, धुआं हमारा गैलरी में आया, ये तो हमारा पहली चौक हो गया ना, तो हवा यहाँ से छन के इधर जा ही नहीं पाएगी। अगर यहाँ पर नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रेशर जो धुआं है वो यहीं रुक जाएगा। और जो मान लीजिए जहाँ पर हमारा 50 kPa तक का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जब हमारा धुआं इसमें से गया, ये फिल्टर चौक हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा पूरा धुआं नहीं जा पाएगा और हमें मान लीजिए यहाँ पर 20 kPa तक का प्रेशर मिला है। तो उससे हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर पार्टिकुलर ज़्यादा जम गए हैं और हमें रीजनरेशन की ज़रूरत है। और जब हम इसमें रीजनरेशन करेंगे तो होता क्या है, हम इसको और यहाँ का जो टेम्परेचर है, हम इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब है हम इसको 800 डिग्री के आसपास लेके जाते हैं। 800 डिग्री के आसपास का हमारा टेम्परेचर यहाँ पर चला जाएगा। और ये क्या होगा, ये सूट क्या होगा, पूरा जल जाएगा, जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये इतने टेम्परेचर के ऊपर हमारे ये पूरा पार्टिकुलर है जो ये सारा जल जाएगा, जल के यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारी जो लाइन है ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारी हवा आराम से आगे निकलने लग जाएगी। इसी को ही कहते हैं रीजनरेशन। और हमें ये अपन सूट की वैल्यू चेक करते हैं, ये इसी प्रेशर के ऊपर ईसीयू के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करी हुई है कि वो इस प्रेशर के जो डिफरेंस है इसी से ही अंदाज़ा लगाता है कि इसके अंदर जो हमारा कार्बन है वो कितने ग्राम तक, यानी जैसे फिल्टर में से अपन निकालते हैं, जो हमारा एयर फिल्टर होता है उसको हम वहाँ से निकालते हैं तो हमें कुछ मट्टी दिखाई देती है। तो इशू उसी से ही अंदाज़ा लगाता है कि इतना अगर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है तो वो हमें मोटा मोटा अंदाज़ा बता देता है कि हमारा इतने ग्राम इसके अंदर वो पार्टिकुलर रुका हुआ है। आप इसको रीजनरेशन करके उसको पूरा बर्न करके और ख़त्म कर लीजिए। अब बात ये होती है कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। मेन जो रीजनरेशन में होता है, आप सभी ने सुना होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। यहीं पे हमारा ईटीवी वाल्व का काम आता है, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ईटीवी वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई होती है, वो हमारे एग्जॉस्ट के धुएं को दबाता है तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। और दूसरा हमारा जब रीजनरेशन होगा उसके लिए भी आपको स्टॉक भी समझना पड़ेगा। जब भी रीजनरेशन होगा, आप मोटा मोटी ये ध्यान रखिए, जब भी हमारा रीजनरेशन होगा, या तो चलती गाड़ी में होगा या हम लैपटॉप से करेंगे, जब रीजनरेशन होगा हमारा पिस्टन जो धुआं है, जो इंजन में से धुआं हमारा सिलेंसर में आएगा, जब वो बाहर निकलने वाला होगा उसी टाइम हमारा जो नोजल है वो इंजेक्ट करेगी, यानी कच्चा धुआं वो डीजल ही उसमें इंजेक्ट कर देगा। तो वो वाला जो धुआं होगा वो बिना जला हुआ ही डीजल हमारे यहाँ पर आएगा। कहाँ, डीओसी में आएगा। डीओसी में आके आपको भी हमने पिछली अभी बात करी है, डीओसी में हमारा बिना जला हुआ जो डीजल आएगा वो जलेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर जाहिर सी बात है हमारा यहीं पे ही आएगा, और जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो वो इस कार्बन को जला देगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर लूँ, जैसे हमारा स्टॉक हुआ, पिस्टन ऊपर आया, पिस्टन ऊपर आएगा और वो क्या करेगा, हमारे धुएं को बाहर फेंकने के लिए। जैसे हमारा पिस्टन ऊपर आया धुएं को बाहर करने के लिए, हमारा इंटेक वाला जो वाल है वो एग्जॉस्ट वाला वाल है वो ओपन होगा और वो धुएं को बाहर फेंकेगा। उसी कंडीशन में हमारा इंजेक्ट होगा डीजल उसके अंदर, क्योंकि हमारा ये हवा पूरा पिस्टन बाहर धकेल रहा है तो वो करेगा, उसी में हमारा डीजल आ गया और वो डीजल समेत ही बिना जला हुआ डीजल ही एग्जॉस्ट के साथ में हमारा डीओसी में आ जाएगा। डीओसी में हमारा वो डीजल बर्न होगा, यानी जलेगा तो हमारा एकदम ही टेम्परेचर उठ जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही गर्म हवा जब हमारे इसमें आएगी, हमारे इस पार्टिकुलर को
और जला देगी, जला के बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारी ये जो गैलरी है ये क्लियर हो जाएगी और हमारी हवा आराम से आर पार होने लग जाएगी। तो हमारे वो जो राख है, जो पर्टिकुलर होता है, वो यहीं के यहीं पे जल जाएगा। इसलिए हमें ये रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी रीजनरेशन होता हो जहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए आपने कभी देखा होगा जो हमारे वो डैशबोर्ड होता है ड्राइवर के पास में, वहाँ पर एक स्विच लगा हुआ होता है कि अगर आप ऐसी जगह कहीं पे हैं जहाँ पर आपको लगता हो कि आग लगने की संभावना है, तो आप रीजनरेशन को वहाँ पर ऑफ करके रखिए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री तक भी जा सकता है। इस हमारे पर्टिकुलर फिल्टर को साफ़ करने के लिए, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हें बर्न करने के लिए। टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट का आएगा डीजल, उसी टाइम हमारा ईशू नोजल से उसमें इंजेक्ट करवा देगा हर पिस्टनों में। हमारा बिना जला हुआ जो डीजल है वो हमारे डीओसी में आके जलेगा, क्योंकि यहीं पे ही आग लग रही है तो टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा। वो हाथ के आते हमारे इस फिल्टर में आके उससे भी बर्न कर लेगा। हमारा ये फिल्टर जो है वो ये क्लीन हो जाएगा और हमें जो जितना प्रेशर हमें जहाँ मिल रहा है, जहाँ भी हमें वो उतना ही प्रेशर मिलने लग जाएगा और इशू कहेगा कि हाँ अब ये क्लियर हो चुका है, रीजनरेशन बंद कर दो। तो इसका ये टोटली यही फंडा है। ये इस प्रकार का डिजाइन होता है। हमारी एक गैलरी चौक बंद रहेगी, दूसरी इस साइड में खुलेगी। इस प्रकार का ये कुछ डिजाइन होता है और इस प्रकार से ही ये डिसाइड हुआ जाता है कि हमारी गाड़ी में सूट की वैल्यू कितनी है, रीजनरेशन कब करना है या नहीं करना है। तो हमें इसी से और टेम्परेचर सेंसर से, दोनों चीज़ों से ही इशू ये डिसाइड करता है कि हमारा जो रीजनरेशन कब होना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आप अच्छी तरह ये समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके दिल में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर भी हमसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको इसके संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट हो, जहाँ इस पर कॉलिंग नहीं करनी है। कॉल इस पर पहली बात तो लगेगा ही नहीं, लगेगा तो कोई उठाया नहीं जाएगा। आप सब सिर्फ इस पर व्हाट्सएप ही करिएगा। तो आपके दिल में कोई भी ऐसे डाउट हो, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे डाउट क्लियर कर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अभी हमने इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डीपी सेंसर के ऊपर, कि इसके सारे फॉल्ट कोड और वायरेज डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे लेंगे। वैसे अभी हमारा जो मैटर चल रहा था वो हमारा जो यूरिया का लेवल सेंसर होता है, एक पार्ट में हमने उसके फॉल्ट कोड के ऊपर बात कर ली है। उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर कुछ काम अभी बाकी है, वीडियो भी अधूरी है, तो हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड करने की। और उसके बाद हम डीपी सेंसर के ऊपर भी बात करेंगे सारी डिटेल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक हमेशा खुश रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर आपके दिमाग इससे आज की वीडियो का संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का।